तारीख था 7 अक्टूबर। इसराइल में सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। यहूदी बरादरी में छुट्टी का माहौल था और लोग इस फेस्टिवल को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। पर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ, ना कि सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया दहल गई। 5000 रॉकेट से अचानक एक बड़ा हमला, जिसमें 1400 लोग जख्मी हुए और मारे गए, वहीं 238 लोगों को यरगमाल बना लिया गया। ये हमला होते ही नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया अपनी राय अपने अपने तरह से रखने लगे। वहीं लोगों ने भी अपनी राय अपना स्टैंड खुद बना लिया। पर सवाल ये है कि आखिर ये हमला हुआ क्यों? हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक अली और आप देख रहे हैं एस टेलीविज़न। एक वक्त था जब इस पूरे रीजन को फ़िलिस्तीन कहा जाता था, जो आज इसराइल है। और फ़िलिस्तीन के नाम पर सिर्फ वेस्ट बैंक और गाज़ा की पट्टी बच गई है और इसे भी इसराइल पूरी तरह से कब्ज़ा करना चाहता है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। असल में यहूदियों का अपना कोई मुल्क नहीं था और यहूदी पूरे दुनिया में मजलूम थे, और वो इसलिए कि जो जुल्म हिटलर ने इन पर ढाया था, इसे अल्फाजों में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और हिटलर ने 5 साल के अंदर 60 लाख यहूदियों को हॉलोकॉस्ट के नाम पर ख़त्म कर चुका था। खैर, इस वीडियो में ये टॉपिक नहीं है यहूदियों को हिटलर ने क्यों मारा, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ। ये सब डिटेल्स जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। सल्तनत उस्मानिया, जिसे ऑटोमन अम्पायर भी कहा जाता है, पूरे फ़िलिस्तीन को ऑटोमन अम्पायर कंट्रोल करता था। फिर वक्त आया ब्रिटिश राज का। ब्रिटेन पूरी दुनिया में कॉलोनाइज कर चुका था और पूरी दुनिया को अपनी हेजेमनी पे रखता था, और वो जब भी वहाँ से जाते अपना हेजेमनी छोड़ जाते, जो कि आज भी हमें हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलता है। हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर और इस तरह की कई चीज़ें जो बड़े पैमाने पर आज भी हम देखते हैं। ठीक इसी तरह 1948 में यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बसा दिया गया और फ़िलिस्तीनियों ने भी इनका खूब खैर मकदम किया। वैसे ही जो मजलूम थे और हिटलर के सताए हुए थे, तो इन्हें रहने के लिए जगह दिया, और साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने एक और कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया और इसका नाम इसराइल रखा गया। फ़िलिस्तीन को 3 टुकड़ों में तकसीम किया गया। एक बड़ा हिस्सा इसराइल को दिया गया, वहीं फ़िलिस्तीन को एक दूसरा हिस्सा दिया गया, और यरूशलेम यानी मस्जिद अक्सा को यूएन ने अपना कंट्रोल में रखा। इसे भी सिर्फ कागज़ तक महदूद रखा गया, कभी इसे अमल में नहीं लाया गया। और यहीं शुरू होता है अरबों और यहूदियों का एक और नया जंग। साल था 1967, 6 डे वार, यानी जिसे 6 रोज़ा जंग से भी जाना जाता है। ये जंग सिर्फ 6 दिन में ख़त्म हो गया और पूरे अरब पर अकेला इसराइल फतेह था, यानी इसराइल इस जंग को पूरी तरह से जीत चुका था। नतीजा, इसराइल ने सीरिया का गोलान हाइट को कब्ज़ा किया और जॉर्डन का वेस्ट को कब्ज़ा किया। वहीं इजिप्ट का सुइस कनाल, ये सुइस कनाल का मसला क्या है, ये आपको आगे वीडियो में मालूम पड़ेगा। और वहीं फ़िलिस्तीन के कई हिस्से को कब्ज़ा कर लिया गया। असल में इसराइल अकेला कभी नहीं था, इसके पीछे अमेरिका और पूरा यूरोप का सपोर्ट था, जो कि आज भी है। इस तरह धीरे धीरे यहूदी फ़िलिस्तीन के अंदर पैर पसारने लगे और ख़ुद को ताकतवर बनाने लगे। इसे यूरोप का सपोर्ट था। आज भी $बिलियन इन्हें ऐड के नाम पर हर साल दिया जाता है, जिससे इसराइल अपनी इकोनॉमी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी के हथियार बनाने में और मीडिया के ज़रिए नए नए प्रोपोगेंडा बनाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करता है। इस पैसे के बलबूते इसराइल खुद को निखारने लगा और एक सुपर पावर बनके दुनिया के सामने आया। इसराइल ने एक स्ट्रैटेजी बनाया और इस स्ट्रैटेजी के तहत दुनिया भर में जहाँ कहीं भी यहूदी होगा, वो इसराइल में आके बस सकता है और इससे इस देश की नेशनलिटी मिलेगी। और इस तरह पूरे दुनिया से यहूदी आकर बसने लगे, और इस बसने वाले को शटलर कहा जाता है। धीरे धीरे सेटलरों को बसाने के लिए फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन को कब्ज़ा करने लगा, और ये कब्ज़ा करने का तरीका इतना ख़तरनाक था कि इसे अल्फाजों में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से यहूदी इसराइल में आकर फ़िलिस्तीनियों के घर को कब्ज़ा कर सकता है। पहले वो घर जाता और फ़िलिस्तीनियों से कहता, ये जगह खाली करो, अब यहाँ तुम्हारा कोई हक़ नहीं है। गरीब फ़िलिस्तीनी रोते बिलखते अपने बच्चों का हवाला देते कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। पर वहीं सेटलरों का ये जवाब होता था कि अगर मैं कब्ज़ा नहीं करूँगा तो कोई और आ जाएगा। सेटलरों को इसराइल का पूरा सपोर्ट था और फ़िलिस्तीन निहत्ते मजबूर थे और मजबूरन इन्हें जगह खाली करना पड़ता था, और इस तरह मजलूम फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म ढाता गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे नाजियों ने यानी हिटलर ने कभी यहूदियों के साथ किया था। सेटलरों को बसाने के लिए कई फ़िलिस्तीनियों को गोली मार दिया गया, कई बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, और इन बच्चों की उम्र 5 साल से लेकर 15 साल तक होता था। औरतों को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ असमतदारी भी की गई। मजलूम फ़िलिस्तीनियों पर इसराइल का इस तरह रोज़ बरोज़ जुल्म ढाना, कभी घर से निकाल देना, बिना वजह गिरफ्तार करना, बिना वजह फांसी पर चढ़ा देना, ताकि न जाने अनगिनत कितने ही जुल्म इसराइल ने फ़िलिस्तीनियों पर ढाए। और इसी का रिएक्शन 7 अक्टूबर था। 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ ये एकदम से नहीं हुआ, ये पिछला 80 साल पुराना रिएक्शन था।
7 अक्टूबर के हमले के बाद इसराइल तो जैसे आग बबूला हो गया, और होना लाजमी भी था, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ था। यूरोप का सपोर्ट, पैसा, मीडिया की ताकत, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। पूरी दुनिया को एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब गाज़ा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और हमास भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू का नारा भी यही था। इसने ऐलान जंग कर दिया और कहा, जब तक मैं अपना एक एक कैदी को वापस ना ले लूं और हमास को पूरी तरह से ख़त्म ना कर दूं, चैन की सांस नहीं लूँगा। को ये लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पूरे गाज़ा को अपने कंट्रोल में ले लिया जाएगा। क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए तो इसराइल और फ़िलिस्तीन का ताकत का कोई मुकाबला नहीं। आपके जहन में ये बात ज़रूर आया होगा कि फ़िलिस्तीन में ये हमास कौन है। हमास एक पार्टी है जिसे गाज़ा का पूरा सपोर्ट है, और वो एक जीती हुई पार्टी है और पूरे गाज़ा को कंट्रोल भी करता है। दुनिया इसे आतंकवादी कहती है और कहने वाले इसे फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं। इसे मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा, ये आपने करना है। 9 अक्टूबर को इसराइल ने गाज़ा के लोगों को पर्चा गिराया और इसमें साफ साफ लिखा था कि नॉर्दर्न गाज़ा को खाली करो, जहां हमास का आतंकवादी छुपा है और हमला होने वाला है। और 13 अक्टूबर को शुरू हुआ खूनी खेल। गाज़ा अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई, इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया, यहाँ तक कि पानी भी बंद कर दिया गया। और फिर फाइटर जेट से जो बॉम्बिंग की गई, और इसकी कैजुअलिटी इतनी ख़तरनाक थी कि इसे ना तो आपको मैं बता सकता हूँ और ना ही आप इमेजिन कर सकते हैं। अपने बच्चों के लाश थैलियों में भर कर ले जा रहे थे। पूरे घरों को, पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया गया। एक के बाद एक कंस्ट्रक्शन, एक के बाद एक बिल्डिंग को टारगेट किया गया और इसे जस्टिफाई इस तरह से किया गया कि इस बिल्डिंग के अंदर हमास के लीडर हैं। अंधाधुंध बॉम्बिंग की गई, जहां तक कि बिल्कुल नॉर्दर्न गाज़ा को सपाट कर दिया गया। और फिर IDF के फोर्स, आर्मर्ड व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ी, या जिसे आप मरकाबा टैंक कहते हैं, IDF के फोर्स नॉर्दर्न गाज़ा को पूरी तरह से घेर लिया। और हमास के पास बहुत ज़्यादा ताकत तो नहीं था और ना ही कोई जदीद टेक्नोलॉजी की हथियार थी, पर इसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो था टनल यानी सुरंग। 350 किलोमीटर का कुल गाज़ा में इन्होंने अंदर ही अंदर 500 किलोमीटर का टनल बना रखा था, और इसकी गहराई 60 फीट से लेकर 200 फीट तक हो सकता है। और इसका जो दरवाज़ा यानी जो 1300 से भी ज़्यादा था। 7 अक्टूबर के हमले में जो 5000 मिसाइल एक साथ दागा गया था, इसका पीछे का लॉजिक ये था कि आयरन डोम इसे डिटेक्ट ना कर सके। इसराइल के पास आयरन डोम था, और आयरन डोम इसे कहा जाता है जो एक कवच होता है। ने पर आयरन डोम खुद ही इसे डिटेक्ट कर लेता है और सरफेस टू एयर इसे तबाह कर देता है और अंदर गिरने नहीं देता है। हमास को मालूम था कि इसराइल के पास आयरन डोम है, तो हमारी कम तादाद की मिसाइल इसे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसलिए इस आयरन डोम को चकमा देने के लिए 5000 रॉकेट से एक साथ हमला किया गया, और इससे एक बड़ी कैजुअल्टी हुई, जिससे 1400 लोग मारे गए और ज़ख्मी हुए। वहीं 238 लोगों को यरगमाल बनाया गया। हमास का स्ट्रैटेजी ये था कि टनल के अंदर से निकलना है और एंटी पर्सनल मिसाइल दाग कर टैंक को पूरी तरह से तबाह कर देना। और वो इसमें माहिर भी थे, क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर में इनकी बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग थी, और ये ट्रेनिंग भी ईरान के ही ज़रिए दिया गया था। ईरान पूरी तरीके से इन्हें फंडिंग भी करता था, और ये सब ईरान क्यों करता था ये सब आपको आगे पता चलेगा। हर दिन जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा था, बेतहाशा बॉम्बिंग इसराइल करता ही जा रहा था, और पलटवार के तौर पर हमास के फाइटर अल-कुद्स ब्रिगेड, अल-कासिम ब्रिगेड, अल-सरिया ब्रिगेड, अल-जनीन ब्रिगेड, ये सब मिलकर एक आर्म्ड व्हीकल को तबाह कर रहे थे। और एक टैंक के अंदर 4 से 5 लोग होते हैं, और जब टैंक को ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर इसके अंदर जो सिपाही होते हैं यानी जो IDF के फोर्स होते हैं, या तो ये जिंदा जला दिए जाते हैं या तो फिर डिसेबल हो जाते हैं। हमास के स्पोक पर्सन अबू उबैदा, जिसका असली नाम आज तक दुनिया को नहीं पता और ना ही किसी ने इनका चेहरा देखा है, ये नाम सहाबा से मुतासर होकर रखा गया। अबू उबैदा हर 2 या 3 दिन में मीडिया के सामने आते हैं और अपना बयान जारी करते हैं। इनका पहला बयान था कि गाज़ा के अंदर तुम आए तो हो, पर यहाँ से वापस जा नहीं सकते। अबू उबैदा के इस बयान को सुनने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गया और बॉम्बिंग और कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, और इसके वजह से हज़ारों लोग और मारे गए। इधर एक और नया फ्रंट खुल चुका था लेबनान के बॉर्डर से, और वो फ्रंट था हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह का स्पोक पर्सन सैयद हसन नसरुल्लाह का एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा होता है वी आर कमिंग, यानी मैं आ रहा हूँ। और फिर 2 दिन के बाद वो मीडिया के सामने आता है और वो कहता है कि 7 अक्टूबर को ये हमला जब हुआ इसका तो मुझे खबर नहीं था, पर वहीं 8 अक्टूबर से इस हमले में मैं शामिल हूँ,
और अगर इसराइल ने इन निहत्ते कमज़ोर फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म जारी रखा तो हिजबुल्लाह भी अपना हमला शुरू कर देगा, जो कि उन्होंने किया भी। इधर एक और तीसरा फ्रंट भी खुल चुका था और वो था यमन की प्रॉक्सी गुट हूतियों का। इनका एक बयान आता है जिसमें लिखा होता है, फिलिस्टाइन वी आर नॉट अलोन। इसका मतलब ये था, फिलिस्तीनियों तुम अकेले नहीं हो। हूती का स्पोक पर्सन याह्या सारी मीडिया के सामने आता है और वो भी अपना एक बयान रिकॉर्ड करता है और वो इजराइल को धमकाते हुए ये कहता है, अगर इस तरह निहत्ते मजबूर फ़िलिस्तीनियों पर हमला होता रहा तो मैं भी हमला करूंगा और मैं भी रुकने वाला नहीं हूं, और जो उन्होंने किया भी। अब जंग का तीनों फ्रंट खुल चुका था, तीनों तरफ से हमला शुरू हो चुका था। इधर इसराइल भी अपने हमलों को ब दिन बढ़ाता जा रहा था और बच्चे औरतें में मारे जा रहे थे और कुछ ही दिनों के अंदर 10,000 बच्चे और औरतें मारे जा चुके थे। भी मीडिया के सामने IDF फोर्स के स्पोक पर्सन दानियल हगारी का एक बयान आया। इस बयान में कहा गया कि अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत बड़ा टनल है और यहाँ हमास का कमांड सेंटर है। ये जस्टिफाई करते हुए अस्पताल पर धावा बोल दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि अस्पताल में एडमिट जितने भी लोग थे हज़ारों के तादाद में मारे गए। अलशिफा हॉस्पिटल की सप्लाई लाइन काट देने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी ईंधन की कमी की वजह से एक बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई। इसमें ज़्यादा कर बच्चे मारे गए। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो अनमैच्योर्ड थे, इन्हें ऑक्सीजन के ज़रिए ज़िंदा रखा गया था और सप्लाई लाइन ना मिलने की वजह से एक एक कर 40 बच्चे मारे गए और ट्विटर पर इसका वीडियो खूब वायरल हुआ। ये एक इतना बड़ा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। IDF के फोर्स यानी इसराइली डिफेंस फोर्स ने जो हरकत किया था वो डिफेंस के नाम पर सिर्फ जेनोसाइड ही कहा जा सकता है। अलशिफा हॉस्पिटल को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के बाद भी इसराइल के फोर्स को ना तो यहाँ कोई हमास का कमांड सेंटर मिला और ना ही कोई टनल। कासिम ब्रिगेड, अल-कुद्स ब्रिगेड ये भी अपना काम फुल फेज में कर रहे थे। हर रोज़ 20 से 30 टैंक को उड़ा रहे थे और हर रोज़ IDF के फोर्स को या तो टैंक के अंदर जिंदा जलाया जा रहा था या स्नाइपर के ज़रिए इन्हें गोली मारकर ख़त्म किया जा रहा था। और हर 2-3 दिन में एक बयान आता था और उसमें लिस्ट जारी किया जाता था कि इसराइल के डिफेंस फोर्स का इन लोगों को मार दिया गया। यहाँ समझने वाली बात ये भी थी कि यहाँ जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि ये साइकोलॉजिकल वार भी था मीडिया के ज़रिए। और ये पहली बार नहीं था, जंग इससे पहले भी 2006 और 2014 में भी हो चुका था। पर उस वक्त जो प्रोपोगेंडा इसराइल और अमेरिका या यूरोप करता था, इसे बड़ी आसानी से मान लिया जाता था क्योंकि मीडिया इनका था, पावर इनका था और पूरा प्रोपोगेंडा भी इनका था। और ये पूरे दुनिया में जो प्रोपोगेंडा अपना फैलाते, पूरी दुनिया इसी पर यकीन कर लेता था। पर अब वक्त बदल चुका था। अब हमास को भी पता था कि जंग सिर्फ हथियारों से और पैसे के बलबूते नहीं लड़ा जा सकता है। इसलिए उन्होंने भी अपना लड़ाके को कैमरा के साथ लड़ाई में उतारा था। जंग में जो कुछ भी चल रहा था वो सब कुछ कैमरा में कैद हो रहा था और उसे सोशल मीडिया के ज़रिए दिखाया जा रहा था। अबू उबैदा जो स्ट्रेटेजी अपनाया था वो बिल्कुल नया था। लड़ाई के मैदान में वहाँ ना तो मीडिया होता है और ना ही मीडिया को जाने की इजाज़त। और जो फ़िलिस्तीनी कुछ लोकल मीडिया थे भी वहाँ, उन्हें टारगेट करके मार दिया जा रहा था। पहली बार हुआ था कि 100 से ज़्यादा सहाफ़ी यानी रिपोर्टर को मार दिया गया था। तो आम लोगों को टारगेट किया जा रहा था, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंच रहा था। और इस सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा अहम किरदार निभाने वाला जो शख्स था वो था एलन मस्क। एलन मस्क ने ट्विटर को आज़ाद ख्याल रखने का इंतखाब किया और इसी वजह से काफ़ी टिप्पणी भी उन्हें झेलनी पड़ी। फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, इसमें इस तरह की आज़ादी नहीं थी क्योंकि इसे इज़राइल और अमेरिका कंट्रोल करता था। यहाँ इस जंग में एलन मस्क का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। हर इस्लामिक कंट्री में भी अफरा तफरी का माहौल था। हर 2 या 3 दिन में एक मीटिंग किया जा रहा था, पर इसका कोई ख़ासा नतीजा नहीं निकला। इस मीटिंग में ईरान ने कहा सभी 57 मुल्क को अपना डिप्लोमेटिक रिश्ता इसराइल से ख़त्म करना होगा और इन्हें तेल भी बंद करना होगा। सऊदी और UAE ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। पूरी दुनिया के आम पब्लिक में भी गुस्सा का माहौल था कि जिस तरह से इजराइल जेनोसाइड कर रहा था, आम निहत्ते लोगों को मारे जा रहा था, खासकर बच्चे और औरतों को। इसे देखकर आम लोगों में गुस्सा भड़क चुका था और पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया जा रहा था और ख़ासकर यूरोप कंट्रीज़ में। और हर कोई सीज़ फायर का मांग कर रहा था। जो जंग आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही दोनों तरफ से कैजुअलिटीज़ भी बढ़ रही थी।
पर दुनिया को सिर्फ और सिर्फ इजराइल को फतेह दिखाया जा रहा था, पर सच्चाई कुछ और थी। सोशल मीडिया के ज़रिए जो अबू उबैदा वीडियो जारी करता था, इसे सोशल मीडिया के ज़रिए ही बहुत जल्दी दुनिया ने समझ धीरे इसराइल के मीडिया से लेकर इसराइल के आम लोगों तक सबको ये रियलाइज़ हो चुका था कि नुकसान तो हमें भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो फोर्स सिर्फ फ़िलिस्तीनियों को आज तक डराता और धमकाता था, आज उन्हीं के हाथों से पिट रहा था, और ये 80 साल में पहली बार हो रहा था। इधर पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहा था, साथ ही साथ इसराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था। ये वो लोग थे जिनके लोगों को हमास ने यरगमाल बनाया था। इनका नारा था होस्टेज को रिहा करो और उन्हें वापस लाओ। इधर यूएन में भी वोटिंग और मीटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था और ज़्यादातर दुनिया के हर देश सीज़ फायर के हक़ में वोट कर रहे थे। इधर कतर और इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद अंडर द टेबल नेगोशिएशन करने लगे। फिर 24 अक्टूबर को सीज़ फायर का ऐलान किया गया। इस नेगोशिएशन का नतीजा ये हुआ कि हमास एक होस्टेज को रिलीज़ करेगा, तो वहीं इसराइल 3 कैदी को रिलीज़ करेगा, और साथ ही जब तक जंग बंदी रहेगी फ्यूल टैंकर और खाने पीने की हर सामान को अंदर आने की इजाज़त होगी, और इस दौरान इसराइल किसी भी तरह की कोई सर्वेलेंस नहीं करेगा और अपने सारे फोर्स को पीछे हटा लेगा।